आज अगर आपकी गाड़ी में कोई भी खराबी हो जाती है तो आप सबसे पहले सर्विस सेंटर जाते होंगे, बट क्या आपको पता है कि ये सर्विस सेंटर की शुरुआत मारुति सुजुकी ने करी थी। इससे पहले अगर आपकी गाड़ी में कोई भी खराबी हो जाती थी तो आपको ही सारा देखरेख करना पड़ता था, पर आज वो सारी जिम्मेदारी कंपनी उठाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मारुति सुजुकी ने पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। ये कंपनी इतनी बड़ी है कि एक टाइम पे ये 58% मार्केट शेयर पे थी, और हैरानी की बात यह है कि आज इतने कंपटीशन के बाद भी ये कंपनी अकेले 40% मार्केट शेयर रखती है। आज आप चाहे कोई भी गाड़ी चलाते हो, लेकिन काफी चांसेस है कि आपकी फैमिली की फर्स्ट कार मारुति कंपनी की ही होगी। जब ये कंपनी शुरू हुई थी तो इसका इतना क्रेज था कि पहली बार लोगों ने गाड़ियां एडवांस बुकिंग में खरीदना शुरू कर दी थी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमिल और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ये कंपनी इतनी पॉपुलर कैसे बनी। पहले ये एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके बाद ये सरकारी हुई और फिर आज ये एक प्राइवेट कंपनी बन गई। ये कंपनी इंडिया की है या फिर जापान की। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी जानेंगे कि जहां ऑटोमोबाइल कंपनीज को सालों लग जाते हैं प्रॉफिट होने में, वहीं ये कंपनी डे 1 से कैसे प्रॉफिटेबल थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी इस वीडियो का, जिसे मैंने आपको एम्बेसडर कार के बारे में बताया है, इसका कहीं ना कहीं पार्ट 2 है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी के आने से पहले इंडिया में एम्बेसडर कार ही काफी ज्यादा फेमस थी, और इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कैसे इतनी पॉपुलर कार कंपनी को मारुति के आने के बाद बंद होना पड़ा। वेल, इसके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा, बट आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बात है 1968 की, जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप करके इंडिया वापस आ रहे थे। इन्हें गाड़ियों को काफी शौक था और स्टार्टिंग से ही वो गाड़ियों की फील्ड में ही कुछ करना चाहते थे, और इसी विजन के चलते ये 1971 में हरियाणा के गुड़गांव में एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था मारुति मोटर्स। इस कंपनी में वो गाड़ी खुद बनाना चाहते थे और ऐसा ही वो करते भी हैं। गाड़ी की इंजन के लिए ट्रियम्फ कंपनी, जो कि लंदन की थी, उसकी मदद ली जाती है और गाड़ी की डिजाइन वो खुद बनाते हैं। गाड़ी का प्रोटोटाइप अगले 1 साल में बन के रेडी हो जाता है, और प्लानिंग ये थी कि 1973 तक इस गाड़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन तभी इन पे कुछ इल्जाम लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि नेपोटिज्म, और लोगों को शक होने लग जाता है कि इस कंपनी में कुछ तो गलत चल रहा है। इसलिए इस गाड़ी के प्रोटोटाइप का टेस्ट किया जाता है और ये टेस्ट में फेल हो जाती है, जिस वजह से इनको गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। लेकिन वहीं 1974 में इनको एक बार फिर गाड़ियों के प्रोडक्शन की परमिशन मिल जाती है। बट दिक्कत ये थी कि 1975 में, जैसा कि आपको पता, ये नेशनल इमरजेंसी लग गई थी, जिस वजह से इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही काफी बिजी रहे थे। एंड दैट्स व्हाई जहां इनके पास 50,000 गाड़ियां बनाने का लाइसेंस था, वहीं 1976 तक ये बस 21 गाड़ियां बना पाते हैं। अब इसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है और नई गवर्नमेंट आती है, जिसके बाद 1978 में इस कंपनी को बंद करवा दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी कुछ काम नहीं कर रही थी और इस वजह से संजय गांधी का सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार वापस आती है, लेकिन उसी साल संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब इसके बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि क्यों ना उनके बेटे का सपना पूरा किया जाए, और यहाँ से शुरू होती है मारुति कंपनी की असली स्टोरी, क्योंकि अब पीएम ने इस कंपनी को खुद अपने हाथ में ले लिया था और इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया जाता है, यानी कि अभी एक सरकारी कंपनी बन चुकी थी। और इसके लिए उस समय के जाने माने आईएएस, जो कि अपने मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा माने जाते थे, वी कृष्णमूर्ति को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि एक टीम बनाइए, और उनको ये गोल दिया जाता है कि उनको एक अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट कार बनानी है 1983 के एंड तक। लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो अभी इतनी बढ़िया कार बना सकें, और इसके लिए उनको एक फॉरेन पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो इंदिरा गांधी कहती है कि ठीक है, आपको जो करना है करो, लेकिन 1983 के एंड तक उनको गाड़ी चाहिए। इसके बाद ये फॉरेन कंपनीज के पास जाते हैं, पर सारी कंपनीज रिजेक्ट कर देती है। एंड फाइनली जापान की कंपनी सुजुकी को इनके इस प्लान में इंटरेस्ट आता है, और इसके बाद सुजुकी की टीम इंडिया आती है और इंदिरा गांधी से भी मिलते हैं, जिसके बाद फाइनली वो इस आइडिया के लिए रेडी हो जाते हैं। और 1982 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके अकॉर्डिंग 24% कंपनी का स्टेक सुजुकी के पास और 76% गवर्नमेंट के पास रहेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही पहली 3 कार लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं। पहला उस टाइम की सबसे पॉपुलर कार मारुति 800, दूसरा मारुति वैन, और तीसरा जिप्सी। और अब जो ये कंपनी मारुति मोटर्स बंद पड़ी हुई थी, इसका नाम रख दिया जाता है मारुति उद्योग लिमिटेड, जो कि अब एक सरकारी कंपनी थी। अब दिक्कत ये थी कि इस कंपनी को चलाने के लिए और पैसों की जरूरत थी, क्योंकि किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी को प्रॉफिटेबल होने के लिए लगभग 4-5 साल लगते हैं। उससे पहले इसमें काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और तभी वी कृष्णमूर्ति एक आइडिया के साथ आते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना उनकी पहली गाड़ी मारुति 800 पे एडवांस बुकिंग का ऑप्शन दिया जाए। इस आइडिया पे सुजुकी वाले सोचते हैं कि कोई एडवांस बुकिंग पे जो गाड़ी अभी तक बनी भी नहीं है उसे कैसे खरीद सकता
सकता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी गाड़ी की एडवांस बुकिंग होने वाली थी। और हैरानी की बात यह है कि इसकी एडवांस बुकिंग के बाद एक साल में ही इसके 1,40,000 एडवांस बुकिंग आ गई थी और एक बुकिंग का अमाउंट था 10,000 रुपए, यानी कि पहले ही साल में इनके अकाउंट में 140 करोड़ आ गए थे। इसलिए ये कंपनी डे 1 से ही प्रॉफिटेबल है। बट अब दूसरी दिक्कत आती है कि आखिर इतने सारे ऑर्डर्स मैनेज कैसे किए जाएं, और इनके कस्टमर्स भी इस सोच में पड़ गए थे कि इतने सारे लोगों में से किसको पहली कार मिलेगी। बट इसका सॉल्यूशन भी इनके पास था, क्योंकि इन्होंने बनाया था एक कंप्यूटर जनरेटेड लॉटरी सिस्टम, जिसमें बटन दबाते ही ये पता चल जाता था कि कब किसको कार मिलेगी। और इसलिए 17 सितंबर 1983 को खुद वाइस प्रेसिडेंट ITC मौर्य के होटल में आते हैं और बटन दबा के दिखाते हैं कि किसको पहली कार मिलेगी, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे, लोगों को ये न लगे कि ये कोटा बेस्ड पे कार दे रहे हैं। क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी भी थी, इसलिए लोगों को लग रहा था कि कहीं सरकारी अफसरों को ये पहले गाड़ियां ना दें। और बटन दबाते ही पहला नाम आता है एक एयरलाइंस में काम करने वाले एम्प्लॉय का, जो कि कोई VIP पर्सन नहीं था, एक आम आदमी था, जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। अब फाइनली 1983 में ये अपनी पहली कार मारुति 800 को लॉन्च कर देते हैं और मारुति 800 इतनी पॉपुलर होती है कि अगले 20 साल तक 1984 से लेके 2004 तक ये इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में रही। और इस गाड़ी के फर्स्ट मॉडल की चाबी इंदिरा गांधी ने खुद अपने हाथों से दी थी। इस गाड़ी के टोटल 28 लाख पीसेस बिकते हैं और 2014 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और इसको रिप्लेस करके ऑल्टो 800 लाई जाती है। 1984 में ये मारुति वैन भी लॉन्च करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी बिकी थी, लेकिन उसके बाद उसकी सेल्स डाउन चली गई। इसका रीजन ये था कि इस गाड़ी में बोनेट नहीं था, जिस वजह से इसकी इंजन ड्राइवर के सीट के नीचे ही थी। तो लोग इसको लेने से घबरा रहे थे कि अगर इंजन में कुछ दिक्कत हो गई तो ड्राइवर तो गया काम से। और दूसरा, लोग ये भी सोच रहे थे कि ये कमर्शियल पर्पस से है। और इसके बाद ये मारुति वैन को बंद करके उसको एक नई तरीके से लाते हैं, जिसका नाम पड़ा ओमनी। और इसकी मार्केटिंग ये लोग इस तरीके से करते हैं कि ये एक फैमिली कार है और इसके इंजन से भी कोई खतरा नहीं है, जिससे फाइनली ये भी काफी पॉपुलर हो जाती है। और 1985 में ये लोग लॉन्च करते हैं जिप्सी, जो कि पहली मॉडर्न 4x4 कार थी। इससे पहले ये मार्केट था महिंद्रा एंड महिंद्रा के जीप के पास, लेकिन वो काफी आवाज करती थी और ये जिप्सी उससे कई मायनों में बेहतर थी, जिस वजह से ये भी काफी पॉपुलर हो गई और खासकर डिफेंस और पुलिस में। और जिप्सी की असली सक्सेस इसको मिली 1981 में, जब इसको इंडियन आर्मी की तरफ से 900 जिप्सीज का ऑर्डर आया और ये इतनी फेमस हो गई कि लोग इसे अपने पर्सनल यूज के लिए भी खरीदने लगे और पुलिस वालों के पास भी अक्सर आप जिप्सी देखोगे। और बस इसके बाद तो ये रुके ही नहीं। इसके बाद एस्टीम, जैन, वैगनार, विटारा, स्विफ्ट डिजायर, एस क्रॉस, एर्टिगा और न जाने कितनी ही गाड़ियां, जो कि आप जानते ही हो, काफी गाड़ियां लॉन्च कर दी। जिनमें से अगर मैं बात करूं तो सबसे पॉपुलर कार, जो कि इंडिया की ऑल टाइम मोस्ट सेल्ड कार है, वो है ऑल्टो। बट क्या आपने नोटिस करा है कि पहले जो मारुति सुजुकी की गाड़ी आती थी उसके लोगों में M और S दोनों ही थे, लेकिन अब सिर्फ इसके लोगों में S बना हुआ दिखता है। इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो 1982 में 26% कंपनी का स्टेक सुजुकी के पास था और 74% गवर्नमेंट के पास। लेकिन उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये भी लिखा था कि आने वाले 5 सालों में सुजुकी को 40% दे दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। लेकिन 1991 में लिबरलाइजेशन आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि बाहर की कंपनियों से भी इन्वेस्टमेंट लाई जाए, और इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सुजुकी को 10% और दे दिया जाए। और अब सुजुकी के पास 50% कंपनी का स्टेक था और अब ये एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। लेकिन उसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आती है और वो इस कंपनी से अपना शेयर और निकाल लेते हैं, और गवर्नमेंट के पास इस कंपनी का 24% स्टेक हो गया था और वहीं सुजुकी के पास 54% और बाकी बचे हुए कुछ और कंपनीज का था। और कुछ टाइम बाद सुजुकी इसमें 58% कंपनी का स्टेक ले लेती है और फाइनली ये कंपनी सुजुकी की हो चुकी थी। इसलिए इसके बाद सबसे पहले तो ये कंपनी का नाम चेंज कर देते हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड से ये मारुति सुजुकी कर देते हैं, और उसके बाद ये कंपनी का लोगो चेंज करते हैं, जो कि आप पास देख ही सकते हो, इसमें सिर्फ S बना आता है। 2003 में इसका IPO आता है और तब ये 4500 करोड़ की थी और आज ये लगभग 4 लाख करोड़ की बन चुकी है, यानी कि लगभग 90% रिटर्न। और इस बीच गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से बेच देती है, यानी कि आज की अगर बात करी जाए तो इसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है, ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी है। और हम कह सकते हैं कि ये इंडिया की नहीं बल्कि जापान की कंपनी है, और जापान के कंपनी की इंडियन सब्सिडरी भी हम इसे कह सकते हैं। आज इंडियन ऑटोमोबाइल के मार्केट की बात करी जाए तो ये 40% मार्केट शेयर रखती है और सेकंड नंबर पे महिंद्रा और टाटा है। बट सोचने वाली बात है कि आखिर इस कंपनी को इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस कैसे मिल गई, ये इतनी बड़ी इतनी जल्दी कैसे हो गई। आइए इसके सक्सेस के पीछे की राज की बात करते हैं।
तो इसके बेसिकली 6 रीजन है। सबसे पहला कि इनकी गाड़ी कोई प्रीमियम नहीं थी, इनकी गाड़ी काफी अफोर्डेबल थी। इन्होंने आम आदमियों के लिए गाड़ियां बनाई क्योंकि इनका सपना था कि सब पे घर कार होनी चाहिए। इन्होंने गुड़गांव में अपना पहला प्लांट लगाया था और दूसरा मानेसर में। इसलिए कहना भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि गुड़गांव आज जो इतना डेवलप्ड है उसमें मारुति कंपनी का भी काफी हाथ है, क्योंकि उस समय गुड़गांव बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। मारुति ने ही वहां पे कंपनियों की शुरुआत करी थी, जिस वजह से आसपास और भी ऑटो पार्ट्स की कंपनियां बन गई। दूसरा रीजन है इनके इतने जल्दी सक्सेसफुल बनने का कस्टमर का ट्रस्ट। जैसे कि मैंने वो बताया कि इनके पास कंप्यूटर जनरेटेड लॉटरी सिस्टम था और इनके वाइस प्रेसिडेंट ने दिखाया कि पहली कार किसको मिलने वाली है, जिस वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट और बढ़ गया। तीसरा रीजन है इनकी कस्टमर सर्विस। मैं आपको बता दूं कि पहले गाड़ियों की डिलीवरी ऐसे नहीं की जाती थी जैसे आज की जाती है। पहले अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हो और मान लो आपकी गाड़ी की डिलीवरी हरियाणा से होनी है तो वो गाड़ी चला के लाई जाती थी। मतलब कि उस समय ये कहना गलत था कि आपको ब्रांड न्यू कार मिलती है, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी काफी चल कर आई है। तो मारुति कंपनी ने देखा कि वो अपने कस्टमर्स को ब्रांड न्यू गाड़ी फील कराना चाहते हैं, जिस वजह से उसके बाद से ट्रक्स में गाड़ियों की डिलीवरी होना स्टार्ट हो गई। और जैसे कि हमेशा की तरह एक कंपनी अगर कोई स्टैंडर्ड रेस कर देती है तो बाकी कंपनीज भी उसके मेथड्स को अपना लेती है। इसी वजह से आज बाकी सारी गाड़ियों की कंपनी भी ट्रक्स में गाड़ियों की डिलीवरी देती है। फोर्थ रीजन है कस्टमर केयर, कि कस्टमर केयर की भी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। सबसे पहला कस्टमर केयर का ऑफिस इन्होंने खोला था 2000 में, और आज जो आप इतने सर्विस सेंटर देखते हो वो भी इन्हीं की वजह से ही चालू हुए हैं। वरना पहले अगर आपकी गाड़ी खराब हुआ करती थी तो सब आपको ही देखना पड़ता था। इनकी गाड़ी काफी लो मेंटेनेंस की थी, जिस वजह से भी काफी पॉपुलर हो गई। और इन्होंने लोकल सर्विस सेंटर्स को भी अपनी गाड़ी की ट्रेनिंग दी, जिस वजह से अगर किसी की मारुति की गाड़ी खराब हो जाती है तो उनको जरूरी नहीं है कि मारुति के सर्विस सेंटर में जाना पड़े, वो किसी नॉर्मल लोकल सर्विस सेंटर से भी ठीक करवा सकते हैं। फोर्थ रीजन है कि इनका कोई लॉस नहीं है, ये डे 1 से ही प्रॉफिटेबल थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1,40,000 तो इनके पास पहले के 1 साल में ही एडवांस बुकिंग आ गई थी। और मैं बताता हूँ कि उस समय कंपटीशन भी कम था। उस समय बस ये एम्बेसडर कार चलती थी और लोग कुछ नया चाहते थे, क्योंकि इस एम्बेसडर कार ने भी अपने आप को अपडेट नहीं करा था। वही मारुति 800 जब लॉन्च हुई तो ये काफी पॉपुलर भी हो गई, क्योंकि ये उससे काफी बेहतर थी। और इसका फिफ्थ रीजन है कि इस कंपनी में लीडरशिप इसको काफी बढ़िया मिली। वी कृष्णमूर्ति ने इस कंपनी को काफी अच्छी तरीके से चलाया। और सिक्स्थ रीजन कि इस कंपनी के पास स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर सिस्टम्स थे, जिस वजह से इनको मैनेज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, जबकि उस समय बाकी कंपनीज में रजिस्टर्स में काम हुआ करते थे। तो ये थे कुछ 6 रीजन कि क्यों आज मारुति कंपनी इतनी फेमस, इतनी सक्सेसफुल हो गई। आज ये कंपनी इंडियन इकोनॉमी का एक काफी बड़ा हिस्सा बनी हुई है। वेल, आपके पास मारुति सुजुकी की कौन सी गाड़ी है और आपको ये कंपनी कैसी लगती है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।